अगर हम इसका बेस देखें तो बेस पर मेरे को एक रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर मैं ये वाली साइड देखूं तो मेरे को एक रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर मैं इधर वाली साइड देखूं, इसके पीछे वाली देखूं, तो भी रेक्टेंगल नजर आएगा। मतलब एक, दो और एक नीचे वाला, तीन तो इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, और एक ये फ्रंट वाला और एक ये बैक वाला, ये हमारे ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। ये इसका साइड व्यू हो गया। ये साइड से मैंने क्या करा, साइड से मैंने इसका फ्रंट भी देख लिया, और पीछे वाला जो इसका बैक है, बैक का भी अंदाजा लग गया। और एक रेक्टेंगुलर फेस इधर, एक इधर और एक नीचे की तरफ। तो नोट करेंगे, देयर आर देयर आर टू ट्राइंगुलर फेसेस there are two triangular faces and there are two triangular faces and three rectangular faces and three rectangular faces in a glass prism, as shown in figure, as shown in figure. अब नोट करें, हमने अभी तक रिफ्रैक्शन देखा है। रिफ्रैक्शन हमने देखा था, जैसे हमने रिफ्लेक्शन देखा, तो रिफ्लेक्शन में हमने मिरर देखा है अलग अलग तरीके के। कॉनकेव मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा, प्लेन मिरर भी देखा रिफ्लेक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है वो बाउंस बैक करके वापस नहीं आती, वो पास थ्रू कर जाती है, आर पार निकल जाती है। तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का हमने जो रिफ्रैक्शन देखा था, वो रिफ्रैक्शन हमने देखा था किस केस में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में। ठीक है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि एयर से लाइट आई, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने ये कहा कि इधर एयर है, इधर ग्लास है मीडियम, इधर फिर से एयर है। तो एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है। और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करा। तो ये जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है ऐसे, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गई। ठीक है, अब ये जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये रूल चेंज नहीं होने वाला, ये प्रिज्म में भी चेंज नहीं होने वाला ये रूल। फिर हम क्या करेंगे कि अब जो लाइट रे है वो क्या करेगी, वो ग्लास में से निकल के फिर वापस एयर में जाएगी। यानी कि ग्लास क्या है, ग्लास एक सॉलिड है। सॉलिड के जितने भी अंदर के सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो एक घना मीडियम है। घना मतलब एक डेंसर मीडियम है। और अगर मैं एयर की बात करूंगा, तो वहां पर जितने भी गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से काफी दूर दूर सेपरेटेड आउट होते हैं। तो इसलिए जो एयर है, उसको मैं बोल देता हूँ एक रेयरर मीडियम, और जो ग्लास होता है, ग्लास को हम बोल देते हैं एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट एंटर करती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर जब डेंसर से रेयरर में जाती है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर इस पॉइंट पर मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो जाना तो चाहिए था इसको सीधे, क्योंकि ऐसे जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन थोड़ा सा ये, हाँ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और फिर हम क्या करके देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, अगर इस इंसिडेंट रे को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर इस इंसिडेंट रे को इस तरह से एक्सटेंड कर दिया जाए, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज दैट ये हमारी जो है, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल की तरफ झुक गई। इसको हम बोलते हैं, बाहर लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस इमर्ज होकर वापस उसी मीडियम में आ गई, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से वापस रेयरर में आ गई, उसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने ये देखा था
कि हमारी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में देख चुके हैं। तो अब ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में और प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में थोड़ा अंतर है। वो अंतर कैसे हम स्टडी करेंगे, नोट करें। ये डायग्राम चाहे तो बना लो चाहे मत बनाओ, रिफ्रैक्शन वाले में आप ये लोग बना चुके हैं ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो अब आप इसमें नोट करेंगे refraction of light through a glass prism refraction of light refraction of light through a glass prism is different from that in a glass slab, is different from that in a refraction of light through a glass prism is different from that in a glass slab. This is because in refraction through a glass slab, next point, this is because in refraction through a glass slab, this is because in refraction through a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. The emergent ray is parallel to the incident ray. The emergent ray is parallel to the incident ray, but in refraction through a glass prism, but in refraction through बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर। यस सर। ठीक है। But in refraction through a glass prism, the emergent ray is not parallel to the incident ray. The emergent ray is not parallel to the incident ray, is not parallel to the incident ray. अब इसका रीजन क्या होता है? इसका एक रीजन है, देखिए हमेशा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन तो ग्लास स्लैब में भी होता है, रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म में भी होता है, तो ऐसा क्या है कि दोनों के रिफ्रैक्शन में अंतर है? तो आप पहले तो अंतर बताएंगे कि अंतर ये है कि जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म में कभी भी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, लेकिन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है उसमें, सॉरी, जो हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि ग्लास प्रिज्म में पैरेलल नहीं होती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब भी हम कभी भी किसी प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में इधर से लाइट एंटर होती है, फिर इधर जाती है और फिर यहाँ से निकलती है, ठीक है। मतलब इधर वाले फेस से जाती है, एंटर करती है, फिर ग्लास के अंदर एंटर कर गई, ये ग्लास का बना हुआ है पूरा का पूरा प्रिज्म, फिर ग्लास के अंदर मूव करती हुई और फिर बाहर वापस एयर में आ जाती है। तो हम ये कहते हैं
कि क्योंकि जो हमारा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अपोजिट फेसेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं भाई, ये वाला फेस और ये वाला फेस पैरेलल है ना एक दूसरे के, ठीक। तो यहाँ के अपोजिट फेसेस तो पैरेलल हैं, लेकिन ग्लास प्रिज्म के अपोजिट फेसेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये पैरेलल नहीं है। दैट्स व्हाई क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो पैरेलल नहीं होती प्रिज्म के केस में। तो नोट करेंगे, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। इसका रीजन लिखेंगे, because the opposite faces of the glass prism, because the opposite faces of a glass prism because the opposite faces of a glass prism where refraction takes place, where because the opposite faces of a glass prism where refraction takes place are not parallel to one another, are not parallel to one another, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, इस वजह से जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हैं वो भी पैरेलल नहीं होती, ठीक। अब देखिएगा रिफ्रैक्शन होता किस तरीके से है। ये इसका जो हमें फ्रंट से दिखाई देता है, तो फ्रंट से हमें इसका ट्रायंगुलर फेस दिखाई देता है कुछ इस तरह से। यहां से हमने कहा कि एक तो इंसिडेंट रे आई ऐसे, इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, इंसिडेंट रे, फिर मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, और इस नॉर्मल को हम बोलेंगे बेटा एन एन डैश, एन एन डैश, एन एन डैश, ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब याद रखिएगा कि नॉर्मल कहाँ पर है, नॉर्मल ये वाला जो है ना, आप कहोगे नॉर्मल नॉर्मल जैसी लग नहीं रही, परपेंडिकुलर सा लग नहीं रहा, एक्चुअली ये नॉर्मल इस पर है, इस पर, इस वाली लाइन पर, इस वाले फेस पर ये नॉर्मल है। तो आप ये देखो कि इंसिडेंट रे कैसी जाती, ऐसे सीधे जाती, ठीक। लेकिन जैसे ही ये एयर से इस ग्लास के अंदर एंटर कर गई, यानी कि रेयर से डेंसर में एंटर कर गई, तो जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर नॉर्मल बना लो, ये वाला जो फेस है इस पर नॉर्मल बनेगा इस पॉइंट पर टकराते हुए, इसको बोला था मैंने एन एन डैश, इसको बोल दीजिए एम एम डैश। फिर आप समझ गए होंगे अब क्या होगा कि ये इस तरीके से लाइन स्ट्रेट, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ ना झुकते हुए नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो ये वाली जो लाइट है इसको हम बोलेंगे, जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, हाँ हाँ। ये वाली रे ऑफ लाइट ये ऐसे ना झुककर ऐसे भी तो हो सकती है, ऐसे, हाँ नहीं इतना नहीं होगा। देखो होता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि लाइट अगर यहाँ पर मीडियम चेंज ना हो रहा होता तो लाइट कैसे जाती, लाइट सीधी जाती,
लाइट सीधी जाती। हम अब इस पॉइंट पर नॉर्मल कहाँ पर है, नॉर्मल यहाँ पर है, तो ये इस तरफ ना झुककर ये नॉर्मल से दूर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो हम ओरिजिनल पाथ चेक करते हैं कि ओरिजिनल पाथ उसका ऐसे होता, लेकिन ऐसे नहीं होगा, तो वो ऐसे झुक जाएगी। और सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर अगर फिर ये एयर से ग्लास में नहीं आती, मीडियम सेम रहता, तो ये ऐसे जाती, स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉर्मल यहाँ पर है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वही डेंसर में आ गई ना, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? Yes, sir. क्षितिज? यस सर। ठीक है। क्षितिज आजकल ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? सर वो प्री बोर्ड चल रहे हैं ना, तो सर 3-3-15 तक तो घर ही आता हूँ उसके लिए। अच्छा, कब तक है प्री बोर्ड? सर 25। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन शुरू करना। यस सर। अब देखिएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। जो वापस निकल के उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से हमने शुरुआत करा था, उसको बोल देते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, अब देखिएगा कि जैसे हमने कहा कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, और इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दो ऐसे। दोनों के दोनों जहां पर मिलेंगे ना, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको ये बोल देते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जैसे आपने कैपिटल एस बनाया हो ऐसे, कैपिटल एस, और इसको ऐसे बंद कर दो, इसको बंद कर दो बस, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मैं लिख भी रहा हूं इधर, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। नोट करें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a prism, when a ray of light passes through a prism, comma, it bends towards the base of prism. It bends. It bends towards when a ray of light passes through a prism, comma, it bends towards the base of prism. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा as shown, as shown. सेकंड पॉइंट लिखेंगे, the angle between the incident ray and the emergent ray the angle between the incident ray and emergent ray the angle between the incident ray and emergent ray is called angle of deviation, is called angle of deviation. ब्रैकेट में लिख लीजिए डेल्टा। ठीक है, बस 1 मिनट आप लोग वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। शाम वाले में मैं आज वो, चलिए जी, इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, लाइट का ना फैलना, लाइट का फैलना, डिस्पर्स हो जाना। ठीक डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में
नोट करेंगे, द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed on a white screen, the band of 7 colors the band of 7 colors formed on a white screen the band of 7 colors formed on a white screen, comma, when a beam of white light is passed through a glass prism, when the band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light is passed through a glass prism is passed through a glass prism is passed through a glass prism is called spectrum of white light. Is called spectrum of white light. Is called spectrum of white light. Second point, the splitting up of white light into 7 colors. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डिस्पर्जन बोलते हैं. तो नोट करें, यहाँ स्पेक्ट्रम अंडरलाइन कर लेना और सेकंड पॉइंट में लिखें द splitting up of white light into 7 colors. The splitting up of white light into the splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium on passing the splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. Is called dispersion of light. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स, जब भी कभी हम किसी ग्लास प्रिज्म में से कोई एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं, व्हाइट लाइट की एक बीम को पास करते हैं, बीम का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर व्हाइट लाइट जा रही है तो उसको जब हम कभी पास करते हैं किसी भी ग्लास प्रिज्म में से और दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में हम एक व्हाइट स्क्रीन लगा देते हैं, तो हमें सामने जो है वो 7 रंगों के अलग अलग बैंड्स नजर आते हैं, जिसको विबग्योर बोलते हैं, वो जो रेनबो कल आप लोगों ने सबने देखा होगा. हाँ, तो वो जो रेनबो होता है, उस रेनबो के जो वो 7 रंगों का जो पूरा का पूरा जो वो मिक्सचर होता है, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम. अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक वाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं. डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस तरह से दिखाया जा सकता है, देखिएगा, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर का.
एक डायग्राम बनाइएगा। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का सिर्फ ट्रायंगुलर फेस हमको देखना है। ये प्रिज्म का ट्रायंगुलर फेस हो गया इधर। उसके बाद हम इस तरफ एक वाइट स्क्रीन लगा देंगे। वाइट स्क्रीन, यहाँ पर वाइट स्क्रीन लगा देंगे और ये जो प्रिज्म है इसको हम नेमिंग कर देंगे इसके ट्रायंगुलर एजेस की, P Q R a beam of white light। व्हाइट लाइट की एक बीम आपने यहाँ पर स्ट्राइक करवा दी। यहाँ से डेविएशन होना शुरू होगा और लाइट जो है, लाइट को आप 8 अलग अलग रेज में डिवाइड करना, 7 में नहीं 8 में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब भी कोई एक लाइट आती है तो वो लाइट जो है वो बेंड कहाँ पर होती है, वो बेस ऑफ प्रिज्म के तरफ बेंड हो जाती है। एक्चुअल में तो वही होता है कि वो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब भी वो रेयर से डेंसर में आएगी। लेकिन वो डेंसर मीडियम में हम ये देख लेते हैं, ये चेक करते हैं कि वो कहाँ झुक रही है, वो बेस की तरफ झुक रही है। अब यहाँ से ये इधर निकलेगी तो इधर फर्दर थोड़ा सा और झुक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनके ना बैंड्स बन जाएंगे। तो ये पहला बैंड बन सर गया। हाँ जी, सर मैं मेरे को पूछना था कि सर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं से सर ये लाइट डिस्पर्स हो जाएगी। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये लाइट डिस्पर्स होनी शुरू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अलग अलग आप इसमें कलर कर सकते हैं, बाकी मैं तो अलग अलग डिजाइन बना दूंगा इसमें। एक ये हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, चौथा ऐसे हो गया, पांचवा ऐसे हो गया, छठा ऐसे हो गया, सातवां ऐसे हो गया। बस। तो हम ये कहेंगे जो सबसे नीचे वाला है ये होता है वॉयलेट, ये होता है इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो याद रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ। वैसे तो खैर देखिए बनाने के लिए तो डायग्राम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि जब डिस्पर्शन हम करवाते हैं तो 7 रेज नहीं होती, रेज तो 8 होंगी, लेकिन उन 8 रेज की वजह से बैंड 7 बनते हैं। ठीक है, बैंड 7 बनेंगे लेकिन रेज 8 होंगी। समझ में आ गया? हाँ हाँ, रेज तो आप देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, लेकिन बैंड कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सिर्फ इतना करिए, आगे कल करवाता हूँ कंटिन्यू। हाँ, शाम को आप आ सकते हैं। और हाँ, एक चीज अभी को बताता हूँ कि फ्राइडे का मैं ऑफ रखूंगा, इस बार मुझे कुछ काम है, फ्राइडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, फ्राइडे के बदले संडे को होगी आपकी क्लास। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर।